नमस्कार दोस्तों, दिसंबर महीने में आपका स्वागत है। 1 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल को देखेंगे। 4 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है स्मॉल ग्रांट बट बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल बॉडी। देखिए, यहाँ पे हेल्थ स्पेंडिंग बाय लोकल बॉडीज की बात हो रही है और यहाँ पे दो प्रकार की लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज और रीजनल लोकल बॉडीज। और यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि भाई अर्ली नवंबर 2021 में एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, बट लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो एक्टिविटी क्या थी कि 19 स्टेट्स को 8453.92 करोड़ लगभग रुपए रिलीज हुए हैं एज हेल्थ ग्रांट। ये जाएंगे रूरल लोकल बॉडीज को और अर्बन लोकल बॉडीज को। खास बात यहाँ पे ये है कि पहले भी रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो पैसा आता है उसमें से वो थोड़ा बहुत हेल्थ पे खत्म करते हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर भी उनके पास थोड़ा बहुत पैसा गया था, बट वो बहुत नेग्लिजिबल था। ये जो पैसा गया है ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिससे अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज हेल्थ स्पेंडिंग और हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकती हैं। क्या पूरी न्यूज है इसको यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कि भाई स्वीडन के अंदर उनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जिनका नाम है मैग्डलिना एंडरसन। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी है, कुछ दिन पहले ये कुछ हफ्तों के लिए, कुछ एक्चुअली घंटों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी लास्ट हफ्ते, बट अपोजिशन आया तो ये हट गई प्राइम मिनिस्टर की सीट से। अब ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो ये वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो स्वीडन के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, ओवरऑल इनके पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, बाकी पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ ये कैसे डील करेंगी, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। फिर ये जो मुनावर फारूकी वाला मुद्दा है तो उसको सपोर्ट करते हुए ये आर्टिकल है कि कैसे मुनावर फारूकी को यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपोज किया जा रहा है, उनको शोज नहीं करने दिए जा रहे हैं, उनके शोज यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। कैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम वाला जो जजमेंट है इसको वायलेट किया जा रहा है। तो इन सब पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज नॉट श्रंक। देखिए, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च स्टडी निकली और इस रिसर्च स्टडी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया कि 2018 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया का जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कम हो रहा है। मतलब इंडिया की वर्कफोर्स फॉर्मलाइज ज्यादा हो रही है, इनफॉर्मल वर्कफोर्स कम हो रही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने एसबीआई की इस रिसर्च स्टडी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और यहाँ पे संतोष मेहरोत्रा साहब ने अपने पॉइंट्स दिए हैं कि ये जो आरबीआई की रिसर्च स्टडी रिपोर्ट आई है ये फर्जी है, ये गलत तरीके से गलत पैमानों के आधार पर फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भी वर्कफोर्स बहुत हद तक इंडिया के अंदर इनफॉर्मली है। तो कुल मिला के यही 4 आर्टिकल्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। मेरा टाइम वेस्ट किए, पहले आर्टिकल को देखते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। कमेंट करके आप वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे दे रखा है। तो स्वीडन फ्रेश स्टार्ट। मैग्डलिना एंडरसन्स लीगेसी विल बी डिफाइंड बाय हर एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू पार्टी कोर वैल्यूज। तो भैया बात यह है, पार्टी कोर वैल्यूज मतलब अब देखिए स्वीडन के अंदर भी बहुत प्रकार की पार्टीज हैं। राइट विंग पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये मैग्डलिना एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की। ग्रीन्स पार्टी है और भी बहुत सी पार्टी है, लेफ्ट विंग पार्टीज, राइट विंग पार्टीज, ग्रीन पार्टीज। आजकल आइडियोलॉजी की कमी नहीं रह गई है। तो ये जो मैग्डलिना एंडरसन है ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और अभी के लिए पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो नॉर्डिक नेशंस में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने नॉर्डिक नेशंस हैं, कौन कौन नॉर्डिक नेशंस की कैटेगरी में आता है, थोड़ा आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो बाकी नॉर्डिक नेशंस की तरह भी स्वीडन ने अपनी पहली वुमेन लीडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अब आप कह सकते हो कि इनकी जो एंट्री है वो काफी ड्रामेटिक है, अनयूजुअली ड्रामेटिक है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही कुछ घंटों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी इनके कॉलिशन में जो ग्रीन पार्टी थी, ग्रीन पार्टी ने पैसे के एलोकेशन को लेके कुछ प्रपोजल्स दिए थे और वो प्रपोजल्स रिजेक्ट हो गए। तो ग्रीन पार्टी ने कॉलिशन छोड़ दिया, ग्रीन पार्टी ने कॉलिशन छोड़ दिया, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो मैग्डलिना एंडरसन जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। बहरहाल इस बार वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आई हैं और किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बन के आई हैं देखिए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट को स्वीडन की पार्लियामेंट के अंदर 175 लोग अपोज कर देते हैं
तो ऑब्वियसली बात है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे मैग्डलिना के सामने 173 ने वोट्स आए, मतलब 173 लोगों ने इनको कहा कि नहीं भाई ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती हैं, लेकिन 175 मिनिमम चाहिए थे ये बोलने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो चूंकि 175 से कम लोगों ने इनको ना बोला, ये अभी के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। इनसे पहले जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे स्टीफन लोवन। कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस के अंदर, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर मैग्डलिना को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल रही है। अब ये इनकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार से यहाँ पे लीड करती हैं। ठीक है भाई। फिर अगर आप देखो, अच्छा ये जो स्टीफन लोवन थे ना, ये खुद एक केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड थे। ओके, जून 2021 में जो सरकार थी स्वीडन के अंदर, उसके ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में स्टीफन लोवन हार गए, लेकिन उसके बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर और एक सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, तो जब तक दूसरी सरकार नहीं आती कोई ना कोई तो बीच में राज करेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा ना। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह यहाँ पे स्टीफन लोवन काम कर रहे थे। अगर आप मिस एंडरसन की बात करें, जो कि अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो यूनिवर्सिटी टाइम ऑफ अपसाला की इनका पॉलिटिकल कैरियर 1996 में शुरू हुआ था, जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर गोरान पर्सन की पॉलिटिकल एडवाइजर बनी थी। स्वीडिश हार्ड वर्क को डिस्प्ले करती हैं यहाँ पे मैग्डलिना एंडरसन, ऐसा यहाँ पे बताया जाए। देखिए थोड़ी बहुत तो यहाँ पे तारीफ की ही जाएगी, इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। अब कोई लेडी ने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की और उसके बाद पॉलिटिक्स में हार्ड वर्क किया और आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, क्योंकि स्वीडिश पॉलिटिक्स एक मेल डोमिनेटेड एरेना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फीमेल है नहीं, तो एक फीमेल का ऊपर उठना और प्रधानमंत्री बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैग्डलिना एंडरसन के सामने चीजें आगे आसान होंगी नहीं। उनकी सरकार के लिए और उनके पार्टी के लिए चीजें बहुत बम्पी हैं, क्योंकि बहुत आउटराइट हाई मेजॉरिटी मैग्डलिना एंडरसन के पास है नहीं। दूसरी बात, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस, और एक चैलेंज है इकोनॉमिक गवर्नेंस का। चूंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तब प्रेजेंट बजट को इंप्लीमेंट किया गया था। तो बेसिकली अभी के लिए जो बजट है वो प्रेजेंट सरकार और मैग्डलिना एंडरसन के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, तो अपोजिशन के द्वारा बनाए हुए बजट के हिसाब से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और 2022 में उनके पास खर्च करने के लिए केवल 20 बिलियन क्रोनोस है। वैसे तो 74 बिलियन क्रोनोस का बजट था रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन 2022 में खर्च करने के लिए 20 बिलियन क्रोनोस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना है, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में काम करना है। चूंकि स्वीडन एक डेवलप्ड कंट्री है, तो स्वीडन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दे क्लाइमेट चेंज के लिए। अब यहाँ पे खुद मैग्डलिना एंडरसन के पास ज्यादा पैसा है नहीं, वेलफेयर पॉलिसीज के लिए काम करना है, गैंग वायलेंस को कॉम्बैट करने के लिए, क्राइम एक्टिविटी को कॉम्बैट करने के लिए काम करना है, जो कि स्टॉकहोम, माल्मो और गॉथेनबर्ग जैसी सिटीज में शुरू हो चुकी है। तो इन सब चीजों को कॉम्बैट करने के लिए ऑलरेडी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं मैग्डलिना एंडरसन के सामने। तो यहाँ पे देखना है कि कैसे मैग्डलिना एंडरसन ओवरऑल अपने स्टैंड को यहाँ पे लेके आती हैं, कैसे वो ग्रीन पार्टी, कैसे वो लेफ्ट विंग पार्टी, कैसे वो राइट विंग पार्टी के बीच में एक बैलेंस बनाती, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे सरकार से डिपेंड करता है। और आपको पता है आइडियोलॉजी की जंग काफी खतरनाक होती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए वेलफेयर सेक्टर के लिए काम करना, अपोजिशन के साथ ब्रिज बना के, अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, क्योंकि यहाँ तो देखो अपोजिशन के साथ काम करना ही पड़ेगा। एक तबका भी अपोजिशन का नाराज हो गया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अगर आप देखो तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इजराइल हो गई, इटली हो गई, आपकी स्वीडन हो गई, यहाँ पे जो सरकारें हैं वो इतनी कोalition में बनी हुई है कि एक भी कोalition पार्टनर गायब हो गया तो सरकार चल ही नहीं पाएगी। भगवान की दया है इंडिया के ऊपर कि ऐसे कोalition इंडिया के ऊपर नहीं बन रहे। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम का कोalition बन जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज ही नहीं कर पाएगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी भाई। हर दूसरे दिन ममता बनर्जी, स्टालिन बोलेंगे कि हम अपना सपोर्ट खींच रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो कोalition गवर्नमेंट्स के बहुत सारे आप कह लो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है कोalition गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अगला चलते हैं, प्रोटेक्ट डोंट पैंडर। हालांकि ये जो मैंने कंटेक्स्ट आपसे बोला है ना कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाता है कोaliशन के अंदर,
इंडिया के अंदर डेफिनेटली रुक जाता, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने कल्चर, इतनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी, इतनी रीजनल डाइवर्सिटी, ये जो स्वीडन जैसे देश है, इटली जैसे देश है, यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो आइडियोलॉजिकल क्लैश उतने सीवियर नहीं है जितने इंडिया के अंदर है। इसलिए कॉलिशंस इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत खतरनाक है। 1990s 2000s में कॉलिशन की सरकार रही है और कैसे उन्होंने राज किया है ये आपको मालूम ही है, ठीक है। प्रोटेक्ट, डोंट पैंडर, सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच बाय यील्डिंग टू थ्रेट्स दैट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट नॉर्म। देखिए मुनावर फारूकी की यहाँ पे थोड़ी हालत खराब हो चुकी है। स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है। इनको बैंगलोर में रिसेंटली परफॉर्म करना था, लेकिन बैंगलोर में इनकी परफॉर्मेंस को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स ने बोला है कि हम इनके शो में बवाल करेंगे, अगर मुनावर फारूकी ने शो किया तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेंगलुरु की जो सिटी पुलिस है उसने ओवरऑल ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया कि जो 28 नवंबर को तुम लोग मुनावर फारूकी वाला शो कर रहे हो, इसको बंद कर दो। इसको करोगे तो पीस और हार्मोनी डिस्टर्ब होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एक्शन को लेते वक्त कौन से इंस्टेंस को कोट किया गया है, तो हुआ यह था कि जनवरी 2021 में इंदौर में मुनावर फारूकी को अरेस्ट कर लिया गया था। एक बीजेपी फंक्शनरी की सन ने कंप्लेंट की, इनको अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा कुछ था कि एक कोई शो था जिसमें हो सकता है किसी हिंदू गॉड को डेनिग्रेट करने की बात कही गई थी। हालांकि ये शो हुआ नहीं था। 37 डेज तक मुनावर फारूकी को प्रिजन में रखा गया था इनके रिमार्क्स की वजह से, और इसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को कोट करके बैंगलोर वाला शो भी कैंसिल किया गया है। तो ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब पहले इंदौर वाला शो, जब इंदौर में अरेस्ट किया गया था मुनावर फारूकी को, और ये बोला गया था कि एक शो के अंदर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को ये अपमान करेंगे, तो वो शो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आप नए शोज को कैसे कैंसिल कर रहे हो, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये जो बेंगलुरु पुलिस फियर दिखा रही है कि मुनावर फारूकी अगर शो करते हैं तो शो में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये एक ऐसे बेसिस पे दिखा रही है, एक ऐसे पुराने शो के बेसिस पे दिखा रही है जो हुआ ही नहीं था, जिसके चलते 37 डेज मुनावर फारूकी को जेल में रहना पड़ा था। अब यहाँ पे मुनावर फारूकी वाले मुद्दे को लेके ना अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट है। एक व्यू पॉइंट तो यह है कि मुनावर फारूकी सच में हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस को अपमान करते हैं और ओवरऑल हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स को बुराई करते हैं और इनके दिए हुए स्टेटमेंट से दंगे छिड़ सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट निकल के आता है। दूसरा व्यू पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि मुनावर फारूकी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं थे, लेकिन उनको यहाँ पे स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है, उनको विक्टिम बना के उनके खिलाफ चालें चली जा रही हैं। रूलिंग सरकार अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरा तबका ऐसा बोलता है। दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे तबके हैं। मैं किसी के भी फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा भाई, सबके अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं। पहले भी यहाँ पे मुनावर फारूकी की प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं, रायपुर में, मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में, वडोदरा में, ठीक है। तो ऑथर जो ये आर्टिकल लिख रहा है उसका ये बोलना है कि भाई इस प्रकार से अगर आप किसी के शो कैंसिल करोगे तो बेसिकली दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कल्चर ऑफ फ्री स्पीच इन द कंट्री। मतलब वायलेंट और वॉसिफरस ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे और किसी के भी शो को कैंसिल कर देंगे, किसी की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक देंगे। तो यहाँ पे मुनावर फारूकी की तरफ से एक इमोशनल स्टेटमेंट आया, गुड बाय आई एम डन, कि भैया ये बड़े नाराज हो गए हैं, निराश हो गए कि इनको इनके शोज नहीं करने दिए जा रहे, दबाया जा रहा है। कुछ कुछ यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि तमिल राइटर पेरुमुल मुरुगन के साथ जो हुआ था वही यहाँ पे मुनावर फारूकी के साथ हुआ है। पेरुमुल मुरुगन को भी काफी हद तक कंजर्वेटिव और रिलीजियस ग्रुप्स ने परेशान किया था। तो पेरुमुल मुरुगन ने बोला कि लिटरेरी सेंस में अब मर चुका हूं, मतलब अब मैं लिटरेरी सेंस में कोई शो वगैरह नहीं करूंगा। हालांकि उस समय पे मद्रास हाई कोर्ट पेरुमल मुरुगन के प्रोटेक्शन में आया था और बोला था कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करे, और वो लोग जो किसी को धमका के काम नहीं करने दे रहे हैं, उसकी फ्री स्पीच को वायलेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे हैंडल करें। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, इन पुलिस अथॉरिटीज को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए मुनावर फारूकी के राइट्स को, और यहाँ पे मुनावर फारूकी को ही राइट्स को वायलेट कर रही हैं ये पुलिस। मतलब पुलिस बेसिकली, द जॉब ऑफ द पुलिस इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, लेकिन वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब ऑथर एक और बात बोल रहा है, जब भी इस प्रकार का कोई केस मुनावर फारूकी जैसा जब कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचता है तो जो भी जजमेंट आता है वो स्पीच प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब इनका कहने मतलब है कि मुनावर फारूकी वाला केस अगर
कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो जजमेंट मुनावर फारूकी के फेवर में ही आएगा। लेकिन जब बात आती है अथॉरिटीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, तो पुलिस यहाँ पे ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर्टेल कर देती, चाहे इंटेंशनली करे चाहे अनइंटेंशनली करे। जैसे यहाँ पे बेंगलोर पुलिस ने मुनावर फारूकी का केस नहीं होने दिया, शो नहीं होने दिया। अब वो इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल दोनों हो सकता है बेंगलोर पुलिस को ऐसा लग रहा हो कि ये शो करें, कल की डेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, बवाल हो गया, तो हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके बेसिस पे उन्होंने इनका शो कैंसिल करवा दिया हो, या फिर हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कैंसिल करवा दिया हो, वी डोंट नो, ठीक है ना। बट यहाँ पे डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। फिर ऑथर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन एस रंगराजन एटसेट्रा वर्सेस पी जगजीवन राम 1989 को भी कोर्ट कर रहा है, जो कि ये बोलता है कि सप्रेसिंग फ्री स्पीच इन रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट would be tantamount to negation of the rule of law and a surrender of blackmail and a surrender to blackmail and intimidation। मतलब एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अगर ब्लैकमेल और धमकाने की वजह से कोई इंसान बोलना ही बंद कर दे, तो ये तो फिर रूल ऑफ लॉ कैसा हुआ। मतलब कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो मतलब आदमी बोले ही ना, चुप बैठ जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट हो ही रहे हैं ना, रूल ऑफ लॉ तो वायलेट हो ही रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। नेक्स्ट आर्टिकल चलते, स्मॉल ग्रांट बट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल बॉडीज। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस आर्टिकल को समझाऊंगा। देखिए, अर्ली नवंबर 1921 में एक जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ जिसका ऊपर ध्यान नहीं गया लोगों का। चंद्रकांत लहरिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, और अगर इनकी बात की जाए तो ये फिजिशियन है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वैक्सीन और हेल्थ सिस्टम स्पेशलिस्ट हैं। तो चूंकि ये हेल्थ सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, तो ओवरऑल जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दे रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये बताया है कि 19 स्टेट्स को 8,453.92 करोड़ का ग्रांट गया है अर्ली नवंबर 2021 में, और ये पैसा रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज दोनों को जाएगा। पैसा रिलीज कराया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ओवरऑल हेल्थ ग्रांट 70,051 करोड़ की जो केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को देगा आगे आने वाले 5 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 70,000 करोड़ में से इस साल 8,453 करोड़, मतलब 2021-22 के लिए 8,453 करोड़ अभी के लिए रिलीज किए गए। वैसे तो देखा जाए तो टोटल ये पैसा 2021-22 में रिलीज किया जाएगा 13,192 करोड़, और इस 13,192 करोड़ में से रूरल लोकल बॉडीज के पास जाएगा 8,273 करोड़, और अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाएगा 4,919 करोड़। अब आप बोलोगे कि रूरल लोकल बॉडीज के पास क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे देश की लगभग 50% से ज्यादा आबादी आज भी रूरल इलाकों में रहती है, ठीक है ना। लगभग 60% से लेके 66% तक आबादी रूरल इलाकों में रहती है, और 34-35% के लगभग आबादी हमारी अर्बन इलाकों में रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है रूरल लोकल बॉडीज के पास जो एलोकेशन है पैसों का वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए ये जितना पैसा यहाँ पे भेजा गया है कम है या ज्यादा है, तो इसके बारे में ऑथर क्या बोल रहा है। ऑथर बोल रहा है कि अगर आप 2021-22 में जितना पैसा भेजा गया अर्बन लोकल बॉडीज के पास और रूरल लोकल बॉडीज के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, तो दिस इज 2.3% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। कब का, देखिए 2017-18 में जिसके फिगर्स हमारे अवेलेबल है, 2017-18 में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके 5,66,000 करोड़ रुपए लगभग खत्म किए थे इंडिया के अंदर हेल्थ के अंदर। इसका 2.3% निकल के आता है ये लगभग पैसा जो भी के लिए रिलीज किया गया है। और अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर राज्य और केंद्र दोनों का देखा जाए 2017-18 का, तो निकल के आता है 2,31,104 करोड़। तो इनके परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो परसेंटेज के टर्म्स में जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का एलोकेशन है वो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर के परसेंटेज के टर्म्स में 5.7% है, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर प्राइवेट का भी मिला दो तो टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के एक्सपेंडिचर का 2.3% है। तो हो सकता है ये 2.3% और 5.7% आपको बहुत ज्यादा नजर ना आए। अगर आप बजट एलोकेशन की बात करो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो टोटल बजट का 18.5% यहां पे रिलीज किया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज को, रूरल लोकल बॉडीज को। लेकिन फिर भी अगर आप देखो
तो अब तक का सबसे अच्छा पैकेज बताया जा रहा है ये अर्बन लोकल बॉडीज को और रूरल लोकल बॉडीज को। देखिए 1992 में जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए थे, तो उस समय पर अर्बन लोकल बॉडीज जो कि म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस, काउंसिल्स और जो रूरल लोकल बॉडीज हैं जैसे कि पंचायत, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी प्राइमरी हेल्थ केयर की, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आप तब दे पाओगे जब आपके पास एप्रोप्रिएट अमाउंट में पैसे अवेलेबल हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर केसेस में इन अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के पास नहीं हो पाते। ये अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, इनके पास खुद का जो रेवेन्यू आता है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा ये लोग हेल्थ पे खत्म करते हैं। जो इनको राज्य की सरकार थोड़ा बहुत पैसा दे देती है उसमें से ये लोग खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इन अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज को पैसा देने की कोशिश नहीं की गई। 2005 में लॉन्च किया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और उसके बाद अगर आप देखोगे 2013 में लॉन्च किया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन हेल्थ मिशन के अंदर भी रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा दिया गया, लेकिन ये पैसा बहुत ज्यादा कम था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कम, 25 रुपए पर अर्बन रेजिडेंट। देखिए ओवरऑल सालाना हेल्थ स्पेंडिंग कितनी थी पर पर्सन की इंडिया के अंदर, 4,297 रुपए, लेकिन एनआरएचएम के अंदर केवल 25 रुपया दिया गया प्रति पर्सन, मतलब सरकार के द्वारा अलॉटमेंट हुआ यहां पे। फिर यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई 2017-18 में अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज ओवरऑल एनुअल हेल्थ एक्सपेंडिचर का केवल 1.3% स्पेंड कर रहे हैं, और रूरल लोकल बॉडीज ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर का केवल 1% खत्म कर रहे हैं। मतलब कि जिन सेक्टर्स में हेल्थ एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगर ओवरऑल 100 रुपीज खत्म किए जा रहे हैं हेल्थ के लिए ऑल ओवर इंडिया, तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा 1.3 रुपया और रूरल लोकल बॉडीज के द्वारा 1 रुपया। मतलब जहां पे पैसों का कम एक्सपेंडिचर हेल्थ के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, वहां पे सबसे कम है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए अर्बन लोकल बॉडीज के पास और रूरल लोकल बॉडीज के पास खुद का पैसा देखो कम है, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी पैसा होता था वो पहले जाता था राज्य की सरकारों के पास, और राज्य की सरकारें बहुत सारे केसेस में पैसा सीधे अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के पास नहीं भेजती। इसलिए आप देखोगे कि हमारे गरीब इलाकों में चले जाइए तो वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। रूरल इलाके के किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आप चले जाओ, वहां पे आपको कोई प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी, कोई प्रॉपर मशीन वगैरह हेल्थ चेकअप्स के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप अर्बन लोकल बॉडीज के मतलब अर्बन इलाकों के हेल्थ सेंटर में चले जाओगे तो वहां पे तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बहुत कम है। अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का कंपैरिजन करो, नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, तो अर्बन इंडिया के अंदर लगभग रूरल इंडिया का आधी पॉपुलेशन है। मैंने आपको बताया ना कि 66% पॉपुलेशन रूरल है, 33% पॉपुलेशन अर्बन है, तो लगभग रूरल पॉपुलेशन की आधी है अर्बन पॉपुलेशन। और जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल इलाकों में उसके 1/6 अर्बन इलाकों में। तो सबको लगता है कि अर्बन इलाकों में बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वो एक्चुअली में है नहीं। और ये हमको कोरोना की सेकेंड वेव में हमको देखने को मिल गया। जब भी डेंगू और चिकनगुनिया के आउटब्रेक्स होते हैं और अर्बन इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया के आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हालात कितने ज्यादा खराब हो जाते हैं अर्बन इलाकों की हमको पता है। कोविड-19 ज्यादातर अर्बन इलाकों में ही हुआ है, और हालत क्या थी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे समझ गए भाई बात को? तो कुल मिला के यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिला हुआ है, इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के पास पैसा अर्जेंट बेसिस पे पहुंचाना जरूरी है, और वही पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो पैसा जा रहा है इससे करना क्या क्या है? पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो की स्टेक होल्डर्स है लोकल बॉडीज में उनको सेंसिटाइज करो। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे काउंसलर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो पंचेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाओ कि भाई प्राइमरी केयर और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे देनी है। फिर दूसरा, भाई आप सिटीजन्स को अवेयर करो। सिटीजन्स को अवेयर करो कि हमने लोकल बॉडीज को इतना इतना पैसा दिया है हेल्थ की स्पेंडिंग के लिए। ये सिटीजन्स जाके फिर लोकल बॉडीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि भाई हमें हेल्थ केयर सर्विसेज दो अच्छी। समझ गया? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करता है? लोग इंश्योर करते हैं। तो लोगों के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि भाई वो लोकल बॉडी से जाके बोले कि हमारे इलाकों में हेल्थ के लिए ये करो, तुम ये करो। समझ गए? फिर क्या बोला जा रहा है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे इन्वॉल्व होके
हेल्थ के फील्ड में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, लोकल बॉडीज के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है कि आप लोगों के लिए काम करो, आपके पास यहाँ पे पैसा आया, हालांकि कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे दिया गया, बट जितना भी आया उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जो भी यहाँ पे हेल्थ की ग्रांट दी है, जिसके थ्रू पैसा यहाँ पे 13,000 करोड़ 2021-22 में अगले 5 सालों के लिए 70,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा आ गया तो अब अर्बन लोकल बॉडीज और लोकल और रूरल लोकल बॉडीज जो खुद पैसा खत्म करती थी वो पैसा आना बंद कर देंगी, या फिर राज्य की सरकारों की तरफ से जो पैसा आता था वो आना बंद हो जाए। उस पैसे की तो जरूरत है ही, ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की तरह गया है पैसा, जिसको सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे खर्च करने की जरूरत है। और अर्बन और रूरल इलाकों में जितनी भी अलग अलग एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और फिर ये फाइनल आर्टिकल है कि इंडियाज इनफॉर्मल इकोनॉमी हैज नॉट श्रंक। तो भाई यहाँ पे एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है वो ये बोल रही है कि इंडिया की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है ना, ये ज्यादा श्रिंक नहीं हुई, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर फॉर्मलाइजेशन हुआ है। और ये फॉर्मलाइजेशन एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट किस हिसाब से बोल रही हुआ है, तो भैया ग्रॉस वैल्यू एडेड बढ़ा है इंडियन इकोनॉमी का, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ी हैं, ठीक है, ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए। तो आरबीआई की रिसर्च रिपोर्ट का ये बोलना है कि 2018 में जो इनफॉर्मल सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी में वो 52.4% था और 2021 में 15 से 20% हो गया। ऑथर बोल रहा है कि जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है ये फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि अब तक दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं है, लैटिन अमेरिका की, एशियन की या लो मिडिल इनकम कंट्री की, जिसने इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद हर कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा है, तो इंडिया में कैसे कम हो गया? अगर इनफॉर्मलाइजेशन की परिभाषा ली जाए तो दो परिभाषाएं ली जाती हैं। एक परिभाषा है 15th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर 1993 की, और दूसरी परिभाषा है 17th लेबर कॉन्फ्रेंस 1993 की। इन इनफॉर्मलाइजेशन की परिभाषा के हिसाब से चीजें ली जाए तो इंडिया के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन के जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 80% और 91%। 80% में हाउस होल्ड्स आते हैं और 91% में जो इंडिविजुअल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिला के आरबीआई की रिसर्च किस बेसिस पे कह रही है कि इनफॉर्मलाइजेशन कम हुआ है, तो एसबीआई की रिपोर्ट किस बेसिस पे कह रही है कि इनफॉर्मलाइजेशन कम हुआ है? एसबीआई की रिपोर्ट बोल रही है कि भाई डिजिटाइजेशन बढ़ा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, कैशलेस पेमेंट बढ़ रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब फर्जी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल मत करो। इनफॉर्मलाइजेशन की स्टैटिस्टिक्स 15th लेबर स्टैटिस्टिशियन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 की और 2003 की जो 17वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तय कर दिए गए थे, उसके हिसाब से इनफॉर्मलाइजेशन देखा जाता है। इनफैक्ट ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर की बहुत सारी एक्टिविटीज इनफॉर्मलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल सेक्टर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो किसी को एक हॉस्पिटल बनवाना है, तो हॉस्पिटल बनवाने से पहले जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा उसका ठेका किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है। तो ये क्या है? ये है आउटसोर्सिंग। तो कुल मिला के फॉर्मल सेक्टर भी बहुत हद तक इनफॉर्मल सेक्टर से बड़ा था, और जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो इस फॉर्मल सेक्टर का इफेक्ट इनफॉर्मल सेक्टर पे भी गया। फिर एक ई श्रम पोर्टल की भी यहाँ पे बात की जा रही है। ई श्रम पोर्टल के अंदर 9.9 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसके बेसिस पे एसबीआई की स्टडी बोल रही कि नहीं भाई फॉर्मलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का। लेकिन अगर आप किसी वर्कर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना, आप एक डाटाबेस बना रहे हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेबरर्स हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनको किसी फॉर्मल सेक्टर का बेनिफिट दे रहे हो। तो एक नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में 9-10 करोड़ लोगों ने इनरोल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9-10 करोड़ लोग इनफॉर्मल कैटेगरी से बाहर निकल गए, वो भी इनफॉर्मल लेबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो कुल मिला के एसबीआई की रिपोर्ट को कतई यहाँ पे फर्जी बता दिया ऑथर ने। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।